नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि भारतीय संविधान सभा। इंडियन पॉलिटी का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें मुख्यतः फोकस की जा रही है हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जामिनेशन तथा इसके साथ साथ जेओआईटी और सेक्रेट के एग्जामिनेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें। तो आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान सभा, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो संविधान सभा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले। ठीक है, डिमांड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान सभा की जो मांग थी सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, लोकमान्य इनकी इंपॉर्टेंट टाइटल थी। महाराष्ट्र के रहने वाले थे लोकमान्य तिलक। ठीक है, इनके द्वारा जो किए गए रिफॉर्म्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे नेशनलिज्म की शुरुआत भारत में मानी जाती हैं। जैसे कि 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत हो गया, इनके द्वारा महाराष्ट्र में एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल शुरू किया गया। शिवाजी महोत्सव इनके द्वारा 1895 में शुरू किया गया था। इंडियन हिस्ट्री में इसका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, खासकर नेशनलिज्म की जो भारत के अंदर नेशनलिज्म का जो निर्माण होता है उसकी शुरुआत इन्हीं दो त्योहारों से होती है। तो चलो, ये इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है, यहाँ पर हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बातें याद रख लेना कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल महाराष्ट्र में शुरू हुए थे। ठीक है, इसके साथ साथ इनके द्वारा कुछ मैगजीन भी पब्लिश की गई थी 1882 में, मराठा, जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में थी, और एक मैगजीन इनकी केसरी थी 1882 में, ये भी पब्लिश हुई थी 1882 में मराठी लैंग्वेज में। तो इसके तहत इन्होंने अपने जो होम रूल लीग था उसके भी प्रचार प्रसार किए। नेशनलिज्म की शुरुआत भी इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, और बहुत सी बातें इनसे संबंधित हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताब गीता रहस्य, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, काफी महत्वपूर्ण है। इन दोनों से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ये किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने वाले कौन थे? बीजी तिलक थे 1895, और उनसे संबंधित कुछ अन्य बातें भी हमने चर्चा करी। नेक्स्ट आता है 1922 में डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेज्ड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी के द्वारा भी। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रश्न ऐसे बनेगा कि गांधी जी के द्वारा कब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की गई थी? तो 1922 में। इसके साथ साथ अगर आप लिखना चाहो एडिशनल, तो आप यहाँ पर एक चीज और भी ऐड कर सकते हो। 1924 में पंडित नेहरू के द्वारा भी कॉन्स्टिट्यूशनल की इंडिविजुअल डिमांड रखी गई थी। ठीक, इसके बाद आता है 1923। 1923 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, स्वराज पार्टी एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी जिसके फाउंडर थे सीआर दास या चित्तरंजन दास। ठीक है, इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट पार्टी बनी थी। तो यहां पर लिखेंगे पहली बार सबसे पहले सामूहिक मांग किसके द्वारा रखी गई थी? हिंदी वाले अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो सामूहिक मांग। ठीक है, यानी कि कलेक्टिव डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस से पहले, कांग्रेस इससे पहले फॉर्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड नहीं रखी थी। सामूहिक या कलेक्टिव डिमांड वाज मेड बाय, ठीक है, दिस पार्टी इन 1923। ठीक है, तो यहां पर यह भी लिखा हुआ है मोतीलाल नेहरू भी इसके इंपॉर्टेंट सदस्य थे इस पार्टी के। ठीक है, और पहली बार संविधान की सामूहिक मांग रखी गई थी। तो मैं ये पहले ही बता चुका हूं, कलेक्टिव डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट टाइम डिमांडेड बाय स्वराज पार्टी एंड इंडिविजुअली बाय, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1931, एक इंपॉर्टेंट ईयर, ये भी आप नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि संविधान का जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था? तो आइडिया वाज गिवन बाय एम एन रॉय। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1925 के फॉर्म करी थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान का सुझाव किसने दिया था? तो इसमें आप संविधान का सुझाव लिख सकते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय। मौलिक अधिकारों की मांग, ठीक है, 1931 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1931 में, ठीक है, कराची में ये अधिवेशन आयोजित किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कराची
एक सेशन हुआ जिसमें अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार पटेल जी बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन एंड ही डिमांडेड, ठीक है, फंडामेंटल राइट। तो यहां से एक प्रश्न ये भी बन गया कि मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग किसके द्वारा रखी गई थी? तो उनका नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब? 1931 कराची अधिवेशन। 1935, ठीक है, रिन्यूड डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस मांग करती हैं कि भारत के लिए एक संविधान बनाया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो ये डिमांड्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि कब कब किसने डिमांड रखी। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1947 जब फॉर्म 1947 का समय जब आ गया, ठीक है, फर्स्ट इंडिया, भारत में सबसे पहले 1946 में पहली गवर्नमेंट बनी थी जिसको हम इंटरिम गवर्नमेंट बोलेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे मेरली। लेकिन 1947 जैसे ही 1947 जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, भारत में पहली बार एक गवर्नमेंट का निर्माण किया गया। ठीक है, ये इंटरिम गवर्नमेंट नहीं है, ये फुल फ्लैज गवर्नमेंट है। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पद आपको याद रखने हैं जो काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे कि यहां पर पॉइंट है, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित नेहरू जी बने। और ये कब से कब तक रहे? 1947 से लेकर, ठीक है, 1947 से लेकर 1964 तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है, इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, काफी लंबे समय तक इनका कार्यकाल देखा जाता है। हालांकि अभी कोई चुनाव नहीं हो रहे 1947 में, इलेक्शन 1952 में पहली बार हुए थे, लेकिन जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी वो, ठीक है, यहीं से फॉर्म हुई थी जिसमें डिफरेंट पार्टी के सदस्यों को लिया गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर आता है, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? सरदार पटेल जी। और इसके साथ साथ ये देश के पहले होम मिनिस्टर भी थे, तो आप यहां पर ये भी जोड़ देना। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले गृह मंत्री भी यही थे। तो यहां पर लिखा भी गया है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जामिनेशन में आती हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से नोट करनी है। ठीक है, 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये किसका जन्म दिवस है? ये पटेल जी का जन्म दिवस है। ठीक है, और पटेल जी को भारत का यूनिफायर भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने देश को एकीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ठीक है, इसकी चर्चा हम जब कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट आएगा, जहां पर हम भारत का यूनिटी या हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इस चीज की चर्चा करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये गलत हो गया है। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो इसको सही कर लेना, ये डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर, तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर की जगह देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। ठीक है, और सरदार बलदेव सिंह ये देश के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। मुझे लगता है कि किसी प्रकार से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, ठीक है, तो इसको मुझे लगता है कि टाइपिंग एरर्स हैं, तो इसको भी सही कर लेना। देश के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? सरदार बलदेव सिंह जी। ठीक है, और फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर प्रसाद जी थे, ये भी नोट कर लेना। देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर षणमुगम शेट्टी थे, इन्होंने पहला बजट पेश किया था। कई बार ये भी प्रश्न बनता है, तो ये भी जरूर नोट करें। ठीक है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर थे, सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनका योगदान रहा, खासकर हिंदू कोड बिल में। ठीक है, हिंदू कोड बिल जो इसके बाद आया। ठीक है, हालांकि इन्होंने उस समय इसको इंट्रोड्यूस कर लिया था, लेकिन इस बिल को मान्यता नहीं मिली, जिस कारण अंबेडकर साहब ने, ठीक है, पहली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो बाद में इन्होंने नव बौद्ध धर्म का सिद्धांत, ठीक है, ये भी लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब है 1956 में जब इनकी डेथ हुई तो अंतिम समय में इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, और जिस बुद्धिज्म को इन्होंने अपनाया उसको न्यू बुद्धिज्म के नाम से जाना गया, नव बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये भी नोट करने वाली इंपॉर्टेंट चीज है। और ये भी इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि इन्होंने इस्तीफा दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था, और संविधान सभा में ये कहाँ से इलेक्ट हुए थे, ये भी चीज आपको याद रखना है। तो ये हुए थे पहले बंगाल से, पहले इनको बंगाल से संविधान सभा में अपॉइंट कर लिया गया था, बाद में बॉम्बे से इनको इलेक्ट किया गया था।
क्योंकि जो बंगाल था वो पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया था। पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हु वाज फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया या हु वाज फर्स्ट कैबिनेट विमेन कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। राजकुमारी अमृता कौर देश की पहली महिला थी जो, ठीक है, महिला थी जो कैबिनेट मंत्री बनी। ठीक है, देश की पहली विमेन थी जो कैबिनेट मंत्री बनी, और इनके पास कौन सा पद दिया गया, राजकुमारी अमृता कौर को हेल्थ मिनिस्टर देश की पहली बनी। और ये कहाँ से बिलोंग करती, कहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था सबसे पहले, तो हिमाचल प्रदेश से चुनी गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नाम आता है। ठीक है, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, ठीक है, कांग्रेस की जो राजनीति थी स्वतंत्रता के बाद उससे संतुष्ट नहीं थे, और 1950 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, और बाद में इन्हीं की पार्टी आगे चलकर जनसंघ बनी। ठीक है, जनसंघ बनी, जिसको हम आरएसएस के नाम से पहले से जानते हैं। जनसंघ का यहाँ से 1954 के आसपास, ठीक है, ये इनका राजनीति में इंटरफेयर इस पार्टी से हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इनकी ही प्रेरणा से बाद में भारतीय जनता पार्टी की फाउंडेशन भी 1980 में, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रखी गई थी। गवर्नर जनरल की बात करें तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, 1947 से लेकर 1950 तक देश में राष्ट्रपति का पद नहीं था, क्योंकि देश के अंदर संविधान नहीं था। संविधान नहीं था तो, ठीक है, जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कानून ही चल रहे थे इसके ऊपर। ठीक है, भारत के ऊपर 1935 के ही कानून चल रहे थे, जिसके तहत, ठीक है, देश का हेड प्राइम मिनिस्टर से पहले कौन होगा, ठीक है, गवर्नर जनरल होगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लुइस माउंटबेटन को ही पहला गवर्नर जनरल भारत का अपॉइंट कर लिया गया था। 1940 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद 1948 से 1958 तक चक्रवर्ती राजगोपालचारी अंतिम रहे, और 1950 में इनकी जगह पर फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट शुरू हो गई, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो अगर कभी पूछा प्रश्न कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। और अगर पूछा जाए कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, या ये पूछ लें कि अंतिम गवर्नर जनरल भारत कौन थे, तो राजगोपालचारी ही नाम यहाँ पर आता है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान सभा की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रिकमेंडेशन कि भारतीय संविधान सभा किसकी सिफारिशों पर बनी, तो आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान। मैं पहले भी बता चुका हूं, 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना भारत आई थी, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य भारत आए थे, लास्ट क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन पर ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई। ठीक है, और इसी ने कहा था कि हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड रहेंगे, उनको इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, टोटल मेंबर 389 होंगे। सारा का सारा ड्राफ्ट जो तैयार किया था, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो इसी कैबिनेट मिशन प्लान की थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसी की सिफारिशों पर 1946 में 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। ठीक है, और मीटिंग पीरियड, पहली मीटिंग कब आयोजित की गई, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहली दिसंबर। ठीक है, ये कहां पर आयोजित की गई थी, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर भवन में आयोजित की गई थी। और कब तक चली, ठीक है, ये 24 जनवरी 1950 तक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग चलती रही, यानी कि 9 दिसंबर की शुरुआत हुई और आगे चलकर 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग आयोजित की गई थी। तो महत्वपूर्ण बात है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या इंपॉर्टेंट रोल था, भारत के लिए एक संविधान बनाना। ठीक है, इनिशियली टोटल मेंबर कितने इसमें शामिल हुए, 389 मेंबर शामिल हुए, जिसमें से 292 ये ब्रिटिश प्रोविंस लिखे गए, यानी कि जो उस समय राज्य थे, उस समय उनको प्रांत कहा जाता था, तो वहां से 292 मेंबर, और 4 मेंबर कहां से अपॉइंट हुए इसमें, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जो यानी कि उस समय देश के अंदर 3 प्रकार की टेरिटरी थी। ठीक है, 1935 के तहत एक को कहा जाता था ब्रिटिश प्रोविंसेस, जहां का हेड कौन हुआ करता था, एक गवर्नर या राज्यपाल हुआ करता था। ठीक है, और दूसरे कौन से थे, दूसरे ये पहली टेरिटरी थी।
दूसरी टेरिटरी हुआ करती थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है, जिस जहाँ का हेड एक चीफ कमिश्नर हुआ करता था, चीफ कमिश्नर जिसका हेड हुआ करता था। तो इसमें भी बड़े सारे थे, यहाँ से दिल्ली का नाम आता है एक, ठीक है, दिल्ली का नाम आता है, बलूचिस्तान का नाम आता है। इन चार में से बलूचिस्तान हो गया, अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना है तो। एक सीट यहाँ से थी और एक आपके कुर्ग से थी, ठीक है, कुर्ग से थी। तो ये इंपॉर्टेंट सीट्स थी जिसमें से इंपॉर्टेंट नाम दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग, एक आपको अजमेर भी देखने को मिलता है। क्लियर हो गया है। और तीसरी जो टेरिटरी थी वो देशी रियासतें थी, यहाँ पर प्रिंसली स्टेट। इन प्रिंसली स्टेट की सीट पर चुनाव नहीं हुए थे, ठीक है, चुनाव हुए थे 292 सीट ये, 4 सीट ये, यानी कि टोटल 296 सीट्स पर क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। यहाँ पर इलेक्शन इलेक्ट करके ही लोग आएंगे। लेकिन जो 93 मेंबर हैं ये कौन होंगे, ये देशी रियासतों के जो राजे रजवाड़े हैं उनको भी जगह दी जाएगी कि तुम भी आओ कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली में बैठकर डिस्कस करो कि कौन कौन सदस्य होने चाहिए या क्या क्या बातें होनी चाहिए। क्लियर हो गया है। तो हिंदी में भी लिखा गया है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है, कर सकते हैं। इलेक्शन कैसे थी, 1 सीट फॉर एवरी 10 लाख पॉपुलेशन, यानी कि जो चुनाव हुए थे 296 सीट पर, 296 सीट पर, वो एक सदस्य जहां की पॉपुलेशन 10 लाख होगी वहां से लिए जाएंगे, ठीक है। और यहां पर जो विधायक हैं, विधानसभाएं थी जो राज्यों के अंदर, ठीक है, विधानसभा के सदस्यों ने ही, ठीक है, इस चुनाव में भाग लिया था, यानी कि वोटिंग करी थी, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 10 लाख यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बताओ, ठीक है, चुनाव कैसे हुआ था, तो वो हुआ था आपका इनडायरेक्ट। SC ST सिख मुस्लिम, ठीक है, सभी के लिए सीटें आरक्षित रखी गई थी। उसका नंबर हम बता देंगे बाद में, ठीक है, आपको इसमें फैक्चुअल जो कंटेंट हमने दिए हुए हैं उसमें सारी सीटें बताई गई कि किस में कितने सदस्य रहे थे। विमेंस की संख्या काउंट करें तो टोटल 15 महिलाएं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य रही 389 में से, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम जैसे कि सुचेता कृपलानी, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं उत्तर प्रदेश की, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के अंदर जो मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी उनका नाम था सुचेता कृपलानी, और ये यूपी से सीएम रही थी, ठीक है। दूसरा नाम आता है सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर रही थी, ठीक है। और इनके नाम पर एक और रिकॉर्ड भी है कि ये देश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, तो ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। टाइटल्स, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, पॉलिटिकल गुरु ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत की राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ठीक है। ये हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। पॉलिटिकल गुरु ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इनको सरोजिनी नायडू के द्वारा, ठीक है, सरोजिनी नायडू के द्वारा ये उपाधि दी गई है कि ही इज द पॉलिटिकल फादर ऑफ इंडिया, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी चीजें हिस्ट्री से संबंधित है वो हिस्ट्री का टॉपिक हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये किताबें किसकी हैं, ये सरोजिनी नायडू की इंपॉर्टेंट किताबें, ब्रोकन विंग्स उन्होंने लिखी हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट ईयर या लास्ट टाइम के जो एग्जामिनेशंस हैं, हम वही कंटेंट उठा रहे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं पास्ट में, ठीक है, और आगे बनने की भी संभावना है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाइए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आपको केवल एग्जामिनेशन क्रैक करना है। और अगर आप अच्छे एग्जामिनेशन HSC या सिविल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपको बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। हाँ, यहाँ से संदर्भ आप ले सकते हो कि इन चीज़ों पर हमें, ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाए कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, विजया लक्ष्मी पंडित, ये भी महिला रही हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर लिखा गया कि यूएनओ में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली ये पहली महिला थी, एक आप ये चीज भी नोट कर लेना। राजकुमारी अमिता कौर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये पहली महिला सांसद भी रही हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पार्ट रही हैं। एनी बिसेंट, ठीक है, एनी बिसेंट ये, ठीक है, यहाँ पर गलत है, ठीक है। एनी बिसेंट की मृत्यु तो 1935 में हो चुकी है, ये एंग्लो इंडियन जरूर है, लेकिन ये, ठीक है, महिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं रही है, तो इसको काट देना यहाँ से, ठीक है, ये नहीं होगा। बेगम, ठीक है, बेगम शाहनवाज, जहां शाहनवाज, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक्स हो चुकी हैं,
ठीक है, इसमें आना था एजाज रसूल, ठीक है, बेगम एजाज रसूल उनका नाम था। नोट कर लेना प्रॉपर तरीके से, मैं चीजें सही करवा रहा हूं आपको, ठीक है। ये ओनली मुस्लिम थी, मुस्लिम विमेन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेंजेस इन मेंबर्स। ठीक है, इनिशियली 9 दिसंबर 1946 को टोटल मेंबर 389 थे। 3 जून 1947 को जब माउंट बैटन योजना आई, तो माउंट बैटन योजना के तहत मेंबर की संख्या घटकर कितनी हो गई थी? 384 हो गई थी। ठीक है, मुझे लगता है इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, 384, 5 सदस्य तो नहीं घटे थे लगभग। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें सदस्यों की संख्या 374 होने चाहिए, लगभग 100+ मेंबर्स यहाँ से निकल गए थे। ठीक है, हाँ चलिए इसको प्रॉपर तरीके से मैं जो ये मेंबर्स थे, ठीक है, इनको मैं जो आपका माउंट बैटन योजना के तहत कितने मेंबर बचे थे, ये मैं आपको कमेंट में पिन करवा दूंगा। ठीक है, आप इसको वहां से नोट कर लेना, फिलहाल इसको मत नोट करें क्योंकि यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये थोड़े से गलत आंकड़े मुझे लग रहे हैं। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, जब भारत आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बार फिर से क्या हो गई थी, फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर दी गई थी, यानी कि दूसरी बार इसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, और अब इसमें कुल सदस्य कितने बच गए थे? 229, ये ब्रिटिश प्रांतों से रह गए थे, और 70 सदस्य। ठीक है, टोटल मिलाकर कितने? 299 मेंबर अब बचे हुए थे हमारे पास आजादी के बाद। ठीक है, और जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो यहां पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड बाय 280 मेंबर्स, यानी कि संविधान जब तैयार हुआ था उस समय सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई थी? 284 हो गई थी। क्लियर हो गया है? ठीक है, और यहां पर यह भी पॉइंट लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ? 26 नवंबर 1949, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हो गया था? ठीक है, 26, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो ये प्रश्न हमेशा ऐसे ही आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ। लागू कब हुआ? बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन सारा का सारा संविधान 26 जनवरी 1950 को नहीं लागू हुआ था, इसके कुछ पार्ट 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। तो ये भी चीजें समझने वाली है। ठीक है, तो ये 26 जनवरी तक क्यों होल्ड पे रखा? ठीक है, इसके पीछे भी कहानी है। ठीक है, जो 26 जनवरी 1930, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, और यहां पर, ठीक है, क्या हुआ था? जो 26 जनवरी था उसमें पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, और बाद में ये एक इम्पॉर्टेंट डेट बन गई थी कि इस डेट को कुछ ना कुछ हमें इम्पॉर्टेंट करना होगा ताकि ये इतिहास में याद रखी जाए। इसलिए 26 नवंबर को बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, नोट कर लेना इस पॉइंट को भी। क्लियर हो गया है? अब आते हैं आगे, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ था इसमें? ठीक है, और ये मीटिंग कहां पर हुई थी? काउंसिल चैम्बर बिल्डिंग जो दिल्ली में है उसकी लाइब्रेरी में हुई थी। और यहां पर क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया था, फर्स्ट चेयरमैन बना दिया गया था। किसका? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहां से प्रश्न ऐसा ही बनेगा कि पहले चेयरमैन कौन थे और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। इनके साथ अस्थाई भी जोड़ लेना क्योंकि ये एक ही दिन के लिए यहां पर लिखा गया है, अस्थाई अध्यक्ष भी थे, तो इनके लिए एक ही पॉइंट यहां पर बनता है। अगली मीटिंग कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब 1950 तक, ठीक है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रही तब तक स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम करते रहे। तो प्रॉपर तरीके से इसको भी नोट कर लेना, सेकंड कौन थे और परमानेंट कौन थे, ये कब हुआ? 11 दिसंबर को हुआ। ठीक है, और ये भी वाइस चेयरमैन कौन बने? एच.सी. मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस चेयरमैन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण रोल, ठीक है, किसका देखा जाता है? संवैधानिक सलाहकार जिनका नाम था बी.एन. राव। अंबेडकर के साथ साथ जो सबसे बुद्धिजीवी हम मान सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बी.एन. राव। हालांकि ये सदस्य नहीं थे लेकिन मेन एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान के।
इंपॉर्टेंट नोट, महात्मा गांधी एंड BN राव वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मैंने जैसे पहले बताया कि ना तो गांधी जी ना ही BN राव संविधान सभा के सदस्य रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका कॉन्स्टिट्यूशन में रहती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको हम उद्देशिका प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है, ये एक प्रस्ताव था जो कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने पारित किया, और इसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन बनने या कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमवर्क था वो शुरू हो गया, वर्किंग शुरू हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देशिका प्रस्ताव क्या था कि इस संविधान बनाने का हमारा मेन मोटिव क्या है और इस संविधान के तहत हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, यहीं से ही कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क शुरू हो गया था। टोटल सीटिंग कितनी हुई? 11 सीटिंग हुई। टोटल रीडिंग कितनी हुई? 3 हुई। टोटल टाइम कितना लगा? 2 ईयर्स, 11 महीने 18 दिन। और टोटल डिस्कशंस कितने दिन हुई? 114 दिन। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 63,96,000। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं कि कितनी मीटिंग हुई थी, कितनी रीडिंग हुई थी, ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है ना, सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से, तो इनको प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना। ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग, ठीक है, हस्तलेखन, किसके द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, यानी कि सुलेखक कौन थे? इटैलिक वर्ड में लिखा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और डिजाइन किसने तैयार किया था, जो चित्रांकन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज पर इस तरह से, ठीक है, उनका नाम था नंदलाल बोस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखने वाला व्यक्ति था और चित्र बनाने वाला उसमें नंदलाल बोस जी थे, ठीक है। कंप्लीशन एंड इन्फोर्समेंट, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं हम, 26 नवंबर को ये तैयार हुआ, ठीक है, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ये भी लिखी गई कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड बिकॉज इंडिया बिकम द रिपब्लिक ऑन दिस डे। भारत इस दिन गणराज्य बना था, और गणराज्य की सही परिभाषा क्या है? वो ये है कि भारत का जो हेड होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसलिए रिपब्लिक नहीं मनाते, याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स पहले 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। भारत गणराज्य है क्योंकि भारत का जो अध्यक्ष है, राष्ट्र अध्यक्ष है, राष्ट्रपति हैं, वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये सही डेफिनेशन होती है। और देश के पहले राष्ट्रपति इसी दिन 26 जनवरी को ही चुने गए थे, डॉक्टर प्रसाद जी। मेजर कमिटीज बहुत सारी, 22, ठीक है, 22 जनवरी आई थिंक, ठीक है, 22 जनवरी 1947 में ये मीटिंग हुई थी 1947 में। इसमें बड़ी सारी लगभग 22 कमिटीज बना दी गई थी, अलग अलग जो संविधान के सदस्य हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज में बांट दिया गया था, ठीक है। उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण कमिटीज थी? कमेटी बहुत सारी हैं, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी, इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, पंडित नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें 7 मेंबर थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। इसके साथ साथ एक दो कमेटी आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं एक कमेटी रूल एंड प्रोसीजर कमेटी, रूल एंड प्रोसीजर कमेटी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर प्रसाद जी होंगे, ठीक है। रूल एंड प्रसाद या संचालन समिति भी लिख सकते हैं आप, संचालन समिति, ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर प्रसाद जी होंगे, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो उसके अध्यक्ष भी, है ना, कौन होंगे? डॉक्टर प्रसाद जी होंगे। तो ये नोट करते हुए चलिए आप चीजें, क्योंकि यहाँ पर कम कमिटीज दे रखे, लेकिन कमिटीज आपको 6-7 तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ एक और कमेटी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है, प्रांतीय संविधान सभा, ठीक है, प्रांतीय संविधान सभा, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसको अंग्रेजी में बोलेंगे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। इसके अध्यक्ष लिखेंगे आप इसके अध्यक्ष लिखेंगे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और एक लिखेंगे मौलिक अधिकार संबंध समिति, ठीक है, इसमें भी लिख लीजिए फंडामेंटल राइट्स कमेटी, मौलिक अधिकार संबंधित समिति, ठीक है, ये भी लिख लो। तो मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग किसने करी थी? पटेल साहब ने करी थी, तो ये भी आप नोट कर लेना, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर हो गया? ठीक है। और भी बड़ी सारी कमिटीज हैं, लेकिन ये मेन कमिटीज हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। टोटल मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कितने थे? 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर जी। और डॉक्टर अंबेडकर
ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, ठीक है। बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। हालांकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले या कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले या डिस्कशंस करने वाले इकलौते अम्बेडकर नहीं थे, ठीक है। बहुत से लोग थे इसमें, ठीक है। एक सामूहिक प्रयास था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, या संविधान बनाने का एक सामूहिक प्रयास है ये, ठीक है, जिसके तहत बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल हुए, सबने डिबेट किया, सबने अपने अपने इंपॉर्टेंट योगदान दिया। और एक बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, ठीक है, जब संविधान सभा में ऐसा कोई भी विषय शामिल नहीं किया गया है जिस पर किसी की सहमति ना हो या जिसके ऊपर वोटिंग करना हो, तो आप यह लिख सकते हैं संविधान में सभी निर्णय सर्वसहमति से ही लिए गए थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही लिए गए थे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये भी नोट कर लेना कि ऑल द डिसीजंस इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर टेकन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नॉट बाय वोटिंग। क्लियर हो गया है? आइए अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को लिखने वाला व्यक्ति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो हमने पहले ही बताया। हिंदी वर्जन किसने लिखा? तो हिंदी कृष्ण वैद्य ने लिखा, ठीक है। डिजाइन एंड डेकोरेशन करने वाले व्यक्ति कौन थे? नंदलाल बोस और मनोहर सिन्हा। ये आपको प्रॉपर तरीके से फैक्ट नोट करने हैं। असेंबली के जो एडवाइजर हैं BN राव हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन कौन है? SC मुखर्जी हैं। सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कौन है? HB अयंगार। और सिंबल स्टैम्प क्या था? एलिफेंट, यानी कि हाथी का जो चीन प्रतीक बनाया गया था, ठीक है। हैदराबाद नॉट पार्टिसिपेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, एकमात्र ऐसी देशी रियासत जिसने क्या किया था? ठीक है, बहिष्कार किया था संविधान सभा का, ठीक है। कुछ और बातें भी देख लेते हैं, जैसे कि कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 163 हिंदू चुने गए थे, 80 मुस्लिम चुने गए थे, 31 SC, ठीक है, 6 ST, 6 क्रिश्चियन, 4 सिख, ठीक है, 3 एंग्लो इंडियन और 3 पारसी, ठीक है। ये भी आंकड़े चाहो तो आप याद कर सकते हो, छोटे बड़े एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। पार्टी मेंबर, सबसे ज्यादा सीटें किसने जीती थी? 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती थी और दूसरी पार्टी ने 15 सीट जीती थी, ठीक है। तो ये आज का कंप्लीट टॉपिक जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर था, और जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखवाई गई हैं आपको हर एक पॉइंट लिखते हुए चलना है, तभी आप चीजों को समझ सकते हैं। सब कुछ फैक्चुअल है, कुछ ज्यादा समझाने का नहीं है, ठीक है। आपको बस रटना ही है किसी तरीके से, ठीक है। इनको याद करना पड़ेगा और एग्जामिनेशन में इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे संविधान की कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, प्रियम्बल, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को आगे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। पटवारी की सीरीज में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।